हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 3 है उसको हम शुरू कर रहे हैं और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को मैं आपको समझाऊंगा और जितने भी उदाहरण है सारे उदाहरणों को सॉल्व कराऊंगा। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर देखना। चैप्टर का नाम क्या है? आव्यूह। पूरे किताब में ना सबसे आसान चैप्टर यही है। पूरे दोनों जो बुक है आपके सिलेबस की सबसे आसान चैप्टर यही है, आव्यूह। तो आव्यूह क्या होता है? आव्यूह क्या होता है ना, हमारे पास एक आयताकार चीजें होती हैं, एक आयताकार बक्सा है सपोज करो, और उसके अंदर वस्तुओं को हमें रखना है। और हमारे पास जो वस्तु है वो है रियल नंबर्स। ठीक है, आपके पास जो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में रियल नंबर वाला ही है, कॉम्प्लेक्स वाला भी आएगा लेकिन वो बड़ी क्लासों में है। ठीक है, लेकिन अभी जो पढ़ोगे ना कि भैया आव्यूह क्या है, मैट्रिक्स क्या है, तो भैया हमारे पास एक आयताकार डब्बा होगा। आयताकार डब्बा होगा, उसके अंदर क्या होंगे, अवयव रखे जाएंगे व्यवस्थित करके। अभी मैं आपको डेमो भी दूंगा, उदाहरण भी दूंगा। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? वास्तविक और सम्मिश्र संख्याओं का या फलनों को आयताकार सारणी में रखना आव्यूह कहलाता है। ठीक है, आपके पास आयताकार भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। ठीक है, वर्ग भी हो सकता है, लेकिन ऐसा वह आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो वो वर्ग हो जाता है। तो आयताकार कहना सही वर्ड होता है। यहाँ पर ध्यान रखिए, आपके सिलेबस में सिर्फ वास्तविक संख्या और फलन है। ये जो सम्मिश्र संख्या है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, पढ़ोगे अभी नहीं, बड़ी क्लासों में बीएससी बीएटी का जब लोगे तो वहां पर मैथमेटिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक आव्यूह है। आव्यूह को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रेजेंट किया जाता है, ए, ये बी। ठीक है, तो ये एक आव्यूह है। इसमें ये जो 2 लिखा है, 1 लिखा है, √3 मैंने 0 लिखा है, ये क्या है? ये हमारा अवयव है। ये हमारे बाबू क्या है? अवयव है। ठीक, ये अवयव है। और एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, ये है, ये जो मैंने लिखा है ना, इसे, ये जो चीज है ये हमारी पहली रो है, पहली पंक्ति है। ये हमारी दूसरी पंक्ति है। ठीक है, उधर आ जाओगे, ये हमारा पहला कॉलम है, स्तंभ हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। ये हमारा दूसरा कॉलम है। ठीक है, पंक्ति को रो कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पंक्ति को अंग्रेजी में रो कहते हैं और स्तंभ को कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो मैं रो और कॉलम ही बोलूंगा क्योंकि बोलने में आसान है, समझने भी आसान है। पंक्ति और स्तंभ को ज्यादा ही हाईफाई वर्ड्स हो जाते हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये पहले रो का पहला मेंबर है, ये पहले रो का दूसरा मेंबर है, ये दूसरे रो का पहला मेंबर है और ये दूसरे रो का दूसरा मेंबर है। ठीक, इसमें आ जाते हैं। ये भी एक मैट्रिक्स है लेकिन ये सम्मिश्र संख्या में एक मैट्रिक्स है। ठीक है, सम्मिश्र संख्या में मैट्रिक्स है। ये पहले रो का पहला मेंबर है, ये पहले रो का दूसरा मेंबर है, ये दूसरे रो का पहला मेंबर है, ये दूसरे रो का दूसरा मेंबर है। कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर से बता दूं भैया, कोई भी परिभाषा एग्जाम में तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, आव्यूह क्या होता है? एक आयताकार एक सारणी है जिसके अंतर्गत सभी पदों को व्यवस्थित करके रखा जाता है। ठीक है, और ये जो चीज, इसमें अवयव जो होते हैं वास्तविक भी हो सकते हैं, सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है, कोई फलन भी हो सकता है। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी बुक में आ जाते हैं, जो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। ठीक है, सपोज करो आपके स्कूल में 3 बच्चे हैं, एक राधा है, एक फौजिया है और एक सिमरन है। ठीक है, राधा, फौजिया, सिमरन। राधा के पास 15 पुस्तिकाएं हैं और 6 कलम है। फौजिया के पास 10 पुस्तिकाएं हैं, 2 कलम है। सिमरन के पास 13 पुस्तिकाएं, 5 कलम है। इनको वो ना व्यवस्थित करके अपने अलमारी में रखना चाहती है, तो इसको वो किस तरीके से रख सकती है? किस तरीके से रख सकती है? तो देखो, एक तरीका क्या है, देखो ये राधा है, ये फौजिया, सिमरन। हमने ये एक कॉलम बना लिया पुस्तिका का, एक कॉलम मैंने बना लिया अलमारी में कलम का। तो मैंने इस अलमारी के इस सेक्शन में मैंने सारे पुस्तक रखे हैं। ठीक है, और इस सेक्शन में मैंने सारे कलम रखे हैं। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? मैट्रिक्स ये बन जाएगी 15, 10, 13, 6, 2, 5। ठीक है, ये व्यवस्थित करने का तरीका है। तो ये क्या होगी? ये पहली पंक्ति हो गई। ये क्या होगी? ये दूसरी पंक्ति हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? ये तीसरी पंक्ति हो गई। फिर यहां से देखोगे कितने कॉलम है? पहला कॉलम,
दूसरा कॉलम। सिंपल। अब इसी चीज को दूसरे तरीकों से भी व्यवस्थित करके लिख सकते हैं। जैसे दूसरा तरीका क्या है कि मैंने क्या किया, पुस्तिका यहां लिखी, कलम यहां लिखा, राधा, फौजिया, सिमरन ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, देखो राधा के पास कितनी पुस्तक है, 15, फौजिया के पास 10, सिमरन के पास 13, और ये वाला कॉलम कलम का है, तो राधा के पास क्या है, 6 है कलम, फौजिया के पास 2 है, और सिमरन के पास 5 है। तो ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। अब इसमें कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 कॉलम हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगला जो टॉपिक आता है, अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन 1 नंबर में। सिंपल, ऑर्डर के लिए एक फॉर्मूला याद रखिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, आर इंटू सी, आर इंटू सी, आर गुणा सी, गुणा करना नहीं, गुणा पे रखना है। आर क्या है यहां पर, रो, सी का मतलब क्या है बच्चों, कॉलम। ठीक है, सी का मतलब क्या हुआ, कॉलम। तो आपके पास जो मैट्रिक्स दी गई है, मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, एक मैट्रिक्स सपोज करो मैं यहां लिखता हूं 2 3 1 5 6 8, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी। तो इसमें कितने रो हैं, 1 2 2 रो हैं। तो इसका अगर मुझे ऑर्डर लिखना है, मुझे इसकी अगर कोटि लिखनी है, मुझे इसकी कोटि अगर लिखनी है, कितने रो हैं भैया, 2 रो हैं। कितने कॉलम है, 1 2 3, 2 गुणा 3। तो इसकी कोटि क्या है, 2 गुणा 3, इसकी कोटि क्या है, 2 गुणा 3 है। ठीक है, आप 2 गुणा 3 6 मत लिख देना, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, 2 गुणा 3 ही लिखा जाएगा। ठीक है भाई, अगर इसमें बोले अवयव, इस अवयव के अंदर ये जो पद है, ये जो पद है, ये जो 2 है, ये 3 है, ये 1 है, 5 है, 6 है, 8 है, ये हमारे क्या है, ये हमारे अवयव हैं, ये हमारे क्या है, अवयव है। अगर बोले भैया अवयव कितने हैं, तो गुणा कर दो, 2 3 6 अवयव है, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर अवयव कितने हैं, 6 अवयव है। ठीक है, तो कोटि निकालने का सूत्र हमेशा दिमाग में रखना है, आर गुणा सी, पहले रो फिर कॉलम, रो इनटू कॉलम। कोई भी मैट्रिक्स दिया जाएगा, आप देखोगे भैया कितने रो हैं, पहले रो आएगी, फिर कितने कॉलम है वो लिख दोगे। जैसे ये एक मैट्रिक्स लिया मैंने, इसका ऑर्डर क्या, 2 गुणा 3। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है, ये मैंने लिख दिया, इसमें अगर m रो है, इसमें क्या है, m रो है, और मैंने मान लिया कितने कॉलम है, n कॉलम है। तो ये सब भूल जाओ, इससे आपके दिमाग में फिट हो गया होगा, है ना। तो यही मेन चीज है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, कुछ टिप्पणी है। ठीक है, इस अध्याय में हम किसी m क्रॉस n कोटि के अवयव को प्रकट करने के लिए संकेत ऐसे लिखते हैं। जैसे सपोज करो कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है, तो ऐसे लिखोगे। यहां पर ऑर्डर को हमेशा यहां लिखा जाता है, और अवयवों को ऐसे दिखाया जाता है, ए आई जे से। ए आई जे क्या है भाई, मेरा अवयव है। ये ए आई जे क्या होता है, अवयव होता है। इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे आई जे क्या होता है, इस पर अभी उदाहरण भी हम करेंगे, आराम से आप समझ जाओगे इसका। हम केवल ऐसे अवयव पर विचार करेंगे जिनके अवयव वास्तविक संख्या है। मैंने बोला ना, आपके सिलेबस में क्या है, सिर्फ वास्तविक संख्या है। ठीक है, बाकी वास्तविक संख्या के अलावा किसी प्रकार की चीजों का हम अध्ययन नहीं करेंगे। होती हैं, ये मत सोचो कि नहीं होती है, होती हैं भाई। तुम पढ़ोगे बीएससी बीटेक अगर लेते हो ना, तो ये चीज आएगी आपको। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मिलेगा आपको, रियल में मिल जाएगा, बहुत जगह मिलेगा। अब हम कुछ मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में जानते हैं, मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में जानते हैं। बहुत आसान है, आप एक बार पढ़ोगे, एक बार में आपके दिमाग में घुस जाएगा, इतना आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलम, सबसे पहले बात करते हैं स्तंभ अवयव। ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ स्तंभ होगा, कितना, 1। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो, उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। ठीक है, एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। कितने स्तंभ होता है,
एक स्तंभ। जैसे यह है, इसमें सिर्फ एक ही स्तंभ है। कितने स्तंभ है? एक। कितने रो कितने हैं इसमें? 1 2 3 4। अगर मुझे इसका ऑर्डर लिखना होगा तो किसका इसका ऑर्डर क्या होगा? 4 गुणा 1, क्योंकि 4 रो हैं, कॉलम इसमें एक ही है। तो ऐसा अवयव जिसमें कॉलम एक ही होता है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स या फिर स्तंभ अवयव कहते हैं। मैं और एक मैट्रिक्स ले सकता हूं उदाहरण, जैसे मैंने यहां लिख दिया 3 2 0। ये क्या है? एक स्तंभ अवयव है। इसका ऑर्डर क्या है? कितने रो हैं? 3 रो हैं, कॉलम कितना है? 1 है। तो स्तंभ अवयव में एक ही स्तंभ होता है। कितने स्तंभ होता है? 1। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है, आप एक बार में सीख जाओगे, इतना आसान चैप्टर है। पंक्ति में नाम से स्पष्ट है, एक ही पंक्ति होगी, ठीक है, एक ही रो होगा, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है, एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति हो। कितनी पंक्ति हो? एक पंक्ति हो। उदाहरण ही देखिए, इसमें कितने रो हैं? एक ही रो है। कॉलम कितना है? 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो इसका कोटि क्या हो गया? 1 क्रॉस 4। ठीक है, मैंने और एक मैट्रिक्स लिखता हूं बी, यहां मैंने लिख दिया 2 0 3 4 5। इसमें कितने रो हैं? एक ही रो है। कॉलम कितना है? 1 2 3 4 5। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स या पंक्ति अवयव कहते हैं हिंदी में। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, वर्ग अवयव बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। वर्ग अवयव में क्या होता है? ऐसा अवयव जिसका रो और कॉलम बराबर हो। जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। ठीक है, ऐसी जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं। नोट करके लिख लो। इसमें क्या होता है कि रो और कॉलम आपस में क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं। सिंपल याद करने का तरीका, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम क्या हो? बराबर हो, उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। तो देखो इसमें कितने रो हैं? 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितना है? 1 2 3। अगर इसकी कोटि की बात की जाए 3 गुणा 3, जितने रो हैं उतने ही कॉलम है। तो ये हो गया वर्ग अवयव। ऐसा अवयव जितने रो होंगे उसमें उतने ही कॉलम हो, उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। वर्ग अवयव में रो और कॉलम आपस में समान होता है। ठीक, एकदम हलवा है, आराम से हो गया। नेक्स्ट, अगला आता है आपका विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण, परिभाषा को भूल जाइए, परिभाषा को ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल से समझते हैं। विकर्ण में क्या होगा? विकर्ण अवयव में ये जो पद होंगे ना, ये अलग अलग होते हैं, कुछ भी हो सकता है, और बाकी सारे पद क्या होंगे? 0 होंगे। जैसे इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2। जो विकर्ण अवयव होता है वो वर्ग अवयव ही होता है। ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण में पदों को छोड़कर बाकी सारे पद क्या हो? 0 हो, उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे इसमें आ जाओ, वो सारे अलग अलग है ना, और बाकी सारे पद क्या है? 0 है। ये 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है। ये 2 × 2 ऑर्डर का है। इसमें देखो एक ही है, 1 × 1, एक ही पद है, बट आपके सिलेबस में एक आता ही नहीं है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही पद हो उसे हम एकल अवयव कहते हैं, सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं। एकल अवयव हिंदी में, ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ एक ही पद हो उसे हम एकल अवयव कहते हैं। ठीक है, और इसका ऑर्डर 1 होता है, जनरली 1 ही लिखा जाएगा, 1 × 1। तो विकर्ण अवयव क्या होता है? विकर्ण समझते हैं ना, ऐसा तिरछा। तो विकर्ण में अलग अलग पद होंगे, उनको छोड़कर बाकी सारे अवयव क्या होंगे? 0 0 होंगे। आगे समझ में? देखो बाकी टीचर्स जो कर रहे हैं ना, वो क्या करेंगे? यही सेम चीज लिख लिख के करेंगे, और आपका जो चीज मैं आप 15 मिनट में समझ सकते हो वो आपका टाइम ले लेंगे 1.5 से 2 घंटा। ठीक है, सेम चीज है। आपको मैं जब ऐसे कान पकड़ के समझा सकता हूँ, मैं आपका, मेरे लिए जो सबसे चीज है ना वो है अनमोल टाइम। समय से दुनिया में बढ़कर कोई चीज नहीं है, आप मानते हो ना? पैसा ना कुछ, सबसे बड़ा चीज क्या है? टाइम। अगर मैं कोई चीज आपको मैं 2 मिनट में समझा सकता हूँ आराम से, तो मैं उसको क्यों घिस के ले जाऊं 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा? मैं ऐसा टीचर नहीं हूं, मैं हमेशा समय की कदर करता हूं। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते हैं अदिश अवयव। अदिश अवयव थोड़ा सा विकर्ण अवयव से मिलता जुलता है। इसमें क्या होता है
कि विकर्ण में ना अवयव होंगे लेकिन सेम टू सेम, देख रहे हो, बाकी सारे जीरो है। विकर्ण में सारे अवयव हैं लेकिन सेम टू सेम, सारे सेम हैं, बाकी सारे अवयव क्या हैं, जीरो हैं। तो ऐसे अवयव को हम क्या कहते हैं, अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। मैं आपको परिभाषा से समझा रहा हूं, परिभाषा से कोई लेना नहीं है, परिभाषा एग्जाम में नहीं आता है, आता है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूं। कीजिए, ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है तत्समक अवयव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तत्समक अवयव ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परिभाषा पे मत जाओ। यहां देखो, तत्समक अवयव को हम आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आई से। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा, बहुत ज्यादा उपयोग होगा। तो देखो, तत्समक अवयव में क्या होता है, ये एक वर्ग अवयव होता है जिसके विकर्ण में सिर्फ 1 1 ही होगा, हमेशा। क्या होगा बाबू, 1 1 ही होगा। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 0 होंगे। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 0 होंगे। ठीक, तो देखिए, ये अवयव वो वर्ग अवयव जिसके विकर्ण में सिर्फ 1 1 हो और अन्य सारे अवयव क्या हो, 0 0 हो, उसे हम तत्समक अवयव कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मैंने परिभाषा आपको नहीं समझा, लिखवाया, बताया। मैंने आपको जो समझाया वो समझा उदाहरण से, आराम से समझ गए होगे। उदाहरण, परिभाषा के चक्कर में मत जाना, परिभाषा एग्जाम में नहीं आती है, आपको बस कॉन्सेप्ट वाला याद रखना है, एग्जाम्पल से चीजें याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 into 2 ऑर्डर का है, ये 3 into 3 ऑर्डर का है। ठीक है, 1 into 1 ऑर्डर का क्या है, सिर्फ 1 ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 ऑर्डर का कोई भी कुछ एग्जाम में प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, 2 और 3 पे ही आएगा, 4 का भी नहीं आएगा। आपके सिलेबस में 2 into 2 ऑर्डर का है और 3 into 3 ऑर्डर का ही है, इससे आगे का नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है। अगला क्या है, शून्य अवयव। शून्य अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव जिसके सारे जो एलिमेंट्स हैं, सारे जो अवयव हैं वो 0 हैं। ठीक है, जैसे ये शून्य अवयव है, ये शून्य अवयव है, ये शून्य अवयव है। ठीक है, ये भी शून्य अवयव है। शून्य अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव जिसका हर एक अवयव 0 है, उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये वर्ग अवयव होना चाहिए ना, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे ये वाला वर्ग अवयव है, 2 into 2 ऑर्डर का है, ये वाला वर्ग अवयव नहीं है, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, देखो। ठीक है, तो शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, उसे हम शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगला टॉपिक पे हम आ जाते हैं, अवयवों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अगर आपको 2 मैट्रिक्स की तुलना करनी है, अगर 2 मैट्रिक्स को समान बताना है, भैया बराबर हैं वो, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है, जैसे सपोज करो यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए है और यहाँ पर एक मैट्रिक्स बी है, ये 2 मैट्रिक्स बराबर कब हो सकते हैं वो आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज, वे समान कोटि के हों। ठीक है, इसका जो कोटि होगा, मान लेते हैं इसका कोटि m क्रॉस n है, तो इसका कोटि भी क्या होना चाहिए, m क्रॉस n होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान होना चाहिए। अगर देखो फॉर एग्जांपल मैं ए लिख देता हूं यहां पर 1 2 0 4 और मैंने बी यहां पर लिया है 1 2 0 4, तो देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, तो ऑर्डर समान है पहली बात तो। ठीक है, उसके बाद अगले पद में आ जाओ, संगत पद भी समान होने चाहिए, हर एक संगत पद। यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, संगत, जो जिस पोजीशन पे वो उस उधर भी वही पोजीशन पे होना चाहिए। इधर 0 है, यहाँ पे भी इधर 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 है, सारे संगत पद भी समान है। एक भी अगर डिफरेंट होता तो बराबर नहीं होता, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है, पदों की संख्या समान है, संगत पद समान है, तो ए बराबर भी हो जाएगा। वहीं अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ये ले लेता हूँ, ए मैंने ले लिया 0 1 2 3 और मैंने बी ले लिया 0 1 0 3, तो ए और बी मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं है। कैसे, देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी है 2 क्रॉस 2, ऑर्डर समान है,
चलो बढ़िया है। लेकिन लेकिन इसमें एक दिक्कत है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, परंतु यहाँ 2 है और यहाँ 0 है। इसने खेल बिगाड़ दिया। इस वजह से ये और ये जो मैट्रिक्स है वो आपस में समान नहीं है। ए और बी मैट्रिक्स समान नहीं है। समझ गए कि मैट्रिक्स को समान कैसे देखा जाएगा? आसान उदाहरण के साथ हमने समझ लिया। अब हम आते हैं आगे। तो अभी तक मैंने आपको सारा जो चीज है वो 20 मिनट के अंदर समझा दिया है, एकदम आसानी के साथ, है कि नहीं? मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के प्रकार वगैरह वगैरह, जो भी सारे टॉपिक थे वो हमने एकदम मक्खन की तरह आपको समझा दिया। अब एनसीईआरटी के जो उदाहरण है, 5 उदाहरण है, उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप ये उदाहरण कर लेते हो तो इस एनसीईआरटी के जो प्रश्नावली क्लास 12 मैथमेटिक्स 3.1 वो भी आप चुटकी में बना लोगे, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, करा रखा है। लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। पहले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 3 फैक्टरियां फर्स्ट सेकंड थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों में संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। ठीक है, ये पुरुष कर्मी है, ये महिला कर्मी है। ठीक है, ये हमें डाटा दिया गया है। हमें क्या करना है? उपयुक्त सूचना को एक 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो क्या बोला है? 3 रो हो, आप देखेंगे ध्यान से, क्या हो? 3 रो हो, 1 2 3 रो हो, 2 कॉलम हो। तो जिस प्रकार से प्रश्न हमें दे रखा है ना, उसी प्रकार से हम व्यवस्थित करेंगे तो ही हमें हमारा उत्तर मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या है? देखो, पहला रो, ये पहला रो है, दूसरा रो, ये तीसरा रो है, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम, 3 into 2, इसी रूप में हम व्यवस्थित करेंगे। तो आंसर में क्या लिखोगे? आंसर में लिखेंगे 30 25 25 31 27 26। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम पुरुष कर्मी और यहां लिख दें हम महिला कर्मी। ठीक है, ये हमने बना दिया। इसका ऑर्डर क्या है? कितने रो हैं? 1 2 3। कॉलम कितना है? 1 2। बना दिया मैट्रिक्स हमने। ठीक है, इसने बोला तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टियां क्या प्रकट कर दी है? तीसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति हमारी तीसरे, ठीक है, तीसरे फैक्ट्री में पुरुष और महिला कर्मियों की संख्या को बताती है। ये आप लिख दोगे। तीसरी पंक्ति क्या बता रही है? तीसरी पंक्ति ये बता रही है कि फैक्ट्री 3 में जो पुरुष और महिला कर्मी है कितने हैं की संख्या हमें बता रही है, ये बता दिया। उसके बाद क्या बोला है? दूसरे स्तंभ में, ये दूसरे स्तंभ में हमारा, दूसरे स्तंभ में प्रविष्टि क्या प्रकट करती है? तो दूसरे स्तंभ में महिला कर्मियों की संख्या पर बताती है कि फैक्ट्री में पहले दूसरे तीसरे में कितने महिला कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो बता रही है। ये आपको हिंदी में लिख देना लास्ट में। हो गया बड़े आराम से, एकदम इजी था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ही आसान है। कह रहे हैं यदि किसी अवयव में 8 अवयव हो, एक ऐसा अवयव है जिसके अंदर टोटल अवयवों की संख्या कितनी है? 8 है, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, कि कितने कोटि तुम बना सकते हो, ये बताना है। तो आपको क्या करना है? आपको सोचना है। देखो, अवयव क्या है? अवयव है बाबू 8। तो अगर आप कितने प्रकार की कोटियां बना सकते हो, आपको बस दिमाग में यह सोचना है कि मैं 8 को कैसे कैसे गुणा करके लिख सकता हूं। 2 संख्या का गुणा करो। ठीक है, तो यहां लिखेंगे संभव कोटियां। सबसे पहले आ जाओ, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 गुणा 8, 1 गुणा 8, और क्या हो जाएगा? 8 गुणा 1 हो जाएगा। फिर 2 चक्को 8, तो यहां हो जाएगा 4 गुणा 2 भी 8। और कुछ ना, ठीक है, और नहीं हो सकता। तो यही 4 संभव कोटियां हैं, 1 2 3 4। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत रिपीट मोड में पूछा था, 1 नंबर में आराम से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक ऐसे 3x2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव AIJ ये दे रखा है, इस सूत्र के अनुरूप दे रखा है। ठीक है, सो देखिए, मैंने बोला था एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, मैं समझाऊंगा आपको, वही है। यहाँ पर हमें एक अवयव बनाना है जिसमें 3 रो हो और 2 कॉलम हो।
3 रो हो और 2 कॉलम हो, तो यहाँ पे होगा A11, A12, A21, A22, A31, A32। इसका रो कितना है? 3 है। कॉलम कितना है? 2 है। अब ये जो अवयव है ये हमको निकालना है इस सूत्र से, निकालना है। क्योंकि ए आई जे हमें दे रखा है आई माइनस का 3j बट्टे में 2, यही तो दे रखा है, बिल्कुल यही दे रखा है। अब हमें ये सब निकालना है। पहले निकाल लेंगे A11, तो आई के जगह पे 1 रखना है, जे के जगह पे 1 रखना है। यहाँ पर 1 3 इंटू 1 अपॉन में 2, 3 1 जा 3, तो माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। मॉडुलस से बाहर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर अंदर नेगेटिव में रहे तो बाहर आके वो पॉजिटिव हो जाता है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। A11 निकाल लिया। अब निकालो A12। ठीक है, आई के जगह पर 1 रखना है और जे के जगह पे 2 रख देना है। डॉट का मतलब गुणे से है। 3 दूनी 6, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 5, -5 बाहर आगे हो जाएगा प्लस के 5 बट्टे में 2। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट निकालते हैं अब हम A21। A21 मतलब आई के जगह पर 2 और जे के जगह पर 1 बट्टे में क्या है? 2, 3 1 कम 3, 2 में से 3 घटाएंगे माइनस का 1, बाहर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 1 बट्टा 2। A21 हो गया। अब आ जाओ A22, तो आई के जगह पे 2 आ जाएगा, जे के जगह पे भी 2 आ जाएगा। यहां पर हम सूत्र में रख रहे हैं। ठीक है, तो 2 3 दूनी 6, 2 में से 6 घटाएंगे माइनस के 4, बाहर आके प्लस का 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये 2 आ गया। अब आ जाओ A31। ठीक है, आई के जगह पर 3 और जे के जगह पर 1 बट्टे में 2, 3 - 3 बट्टे में 2, 0 बट्टे 2 क्या होता है बच्चों? 0 होता है। फिर आ जाओगे A32, आई के जगह पर 3 रखना है और जे के जगह पे 2 रखना है। ठीक है, सूत्र में तो 3 दूनी 6 बट्टे में 2, माइनस का 3 बट्टे में 2, बाहर आके हो जाएगा प्लस का 3 बट्टे 2। सारे मान मिल गए। अब हमें मान उठाकर रख देना है। बताओ, ठीक है, अब वो को हम रख देते हैं। A11 कितना मिला था? 1, और A12 मिला था मुझे 5 बट्टे 2। फिर आ जाओ A21 मिला था 1 बट्टा 2 और A22 मिला था मुझे 2। A32 मुझे मिला था, सॉरी A31 मुझे मिला था 0 और 32 मुझे मिला था 3 बट्टे 2। आंसर। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। बन गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के बराबर है तो ABCD XYZ के मान बताइए। दो मैट्रिक्स बराबर बोल दिए गए हैं तो संगत पदों की क्या कर सकते हैं? हम तुलना कर सकते हैं। जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उनके संगत पद बराबर होते हैं। ये वाला चीज इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि x + 3 0 के बराबर होगा, प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा बच्चों? -3। फिर आ जाओ ये वाला पद इसके बराबर हो जाएगा, z + 4 बराबर 6 है तो प्लस का 4 इधर के माइनस का 4, z का मान आ जाएगा 2। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे ये चीज इसके बराबर होगी 2y माइनस का 7 बराबर 3y माइनस के 2। y को एक तरफ लिखोगे, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2, प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y। तो
यहाँ पे आ जाएगा y और यहाँ पे आ जाएगा -k5 आंसर। ठीक है, ये चीज आ जाएगी इसके बराबर a -1 -3 के बराबर, तो -3 इधर के हो जाएगा +3, a बराबर हो जाएगा -k2। फिर देखो ये चीज इसके बराबर होगी, तो 2c + 2 0 के बराबर, 2 1 कम 2, c का मान आ जाएगा -1। ठीक है, ये चीज इसके बराबर b -3 2b + 4 के बराबर, तो b को एक तरफ ले जाओ, +4 इधर के -4 और +b इधर के -b, तो b का मान आ गया -7। ठीक है, तो जो जो मान हमसे निकालने के लिए बोला गया था वो सारे हमने आराम से निकाल लिए, हो गया बड़े आराम से। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि ये वाला मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स के बराबर हो तो ABCD के मान बताइए। फिर से वही काम करना है, क्योंकि मैट्रिक्स बराबर दे रखा है तो हमें अवयवों की तुलना करनी है और हल कर देना है। देखिए क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में आ जाओगे, यहां पर ये इसके बराबर है 2a + b 4 के बराबर है, और ये इसके बराबर है a - 2b -3 के बराबर है। फिर आ जाओ यहाँ पे, ये चीज 5c - d 11 के बराबर है, और 4c + 3d किसके बराबर है, 24 के बराबर है। क्या करना है, बस इसको विलोपन विधि से हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो अगर मुझे a को हटाना है, इसका गुणा समान करना होगा, इस वाले में 2 से गुणा करो। ठीक, तो यहां मैं लिख दूंगा समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो पहला वाला तो वही है 2a + b 4, 2 से गुणा करेंगे, 2a 2 दूनी 4 2 3 6, समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है, कटा, ये हो गया 5b 6 और 4 10, तो 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 5 दूनी 10। सो बच्चों b का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। b का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चूंकि 2a + b 4 है, b का मान कितना है, 2 है, प्लस का 2 इधर के -2 हो जाएगा। ठीक है जी, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 1 कम 2, a का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, a = 1। सेम आपको ये 2 समीकरण को भी विलोपन विधि से हल कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले में 3 से गुणा कर देता हूँ, d को हटाता हूँ, तो यहां लिख देते हैं समीकरण 3 व 4 से। 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15c -3d 11 3 33, 4c + 3d 24, विपरीत चिन्ह है जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 19c 4 और 3 7 3 और 2 5। ठीक है, 19 का 19 19 और 3 19 57, c का मान आ गया 3। c का मान किसी भी समीकरण में रख दो, क्योंकि 5c - d 11 है, तो c का मान है 3 रख दिया। इसके आगे हल कर लेते हैं, 5 3 15 -d, प्लस के 11 इधर के माइनस का 11, माइनस का d इधर के प्लस का d, तो d का मान बाबू क्या आ गया, 4। d का मान 4 है, c का मान 3 है, a का मान 1 है, b का मान 2 है। आराम से हो गया। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 3.1 का परिचय समझाया, सारे उदाहरण करके मैंने आपको बताया। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, इससे आसान चैप्टर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और हाँ, हाई स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत बड़े नंबर में भी छोटे नंबर में प्रश्न यहाँ से एग्जाम में आते हैं, और है बहुत ही आसान चैप्टर। इस चैप्टर को मैं अगर छोटे क्लास के बच्चे हो, अगर जो 4 और 5 में भी पढ़ता है ना, उसको भी सिखाऊंगा तो वो भी आराम से सीख जाएगा, इतना आसान है। अब खुद बोलो।
है कि नहीं। तो बाकी अपना ख्याल रखें, सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। वीडियो को प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।